आकाश जी रुद्र को घूरते हुए कहते हैं, तुम चाहे जो करो, लेकिन मेरी कौशल्या की यादों, उसके सपने, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी किसी भी चीज पर। आकाश जी के ऐसे कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वो आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में आंखें डाल गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वो, और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज पर मेरा हक है। इसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। आकाश भी रुद्र की बात सुन गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, रुद्र। रुद्र उनसे भी तेज आवाज में दहाड़ते हुए कहता है, चिल्लाइए नहीं मिस्टर आकाश रॉय चौहान। दोनों बाप बेटे को लड़ते देख दिग्विजय जी उनके बीच में आकर अपनी रूपदार आवाज में कहते हैं, शांत हो जाओ तुम दोनों, ये क्या हरकत है? और रुद्र तुम अभी अपने कमरे में जाओ। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब भी वो दोनों खा जाने वाली नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे को आंखों से ही भस्म कर देंगे। दिग्विजय जी ने जब दोनों को एक दूसरे को घूरते देखा तो इस बार थोड़ा कड़क आवाज में कहते हैं, रुद्र मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। इस बार रुद्र आकाश जी को घूरता हुआ वहां से तेज कदमों से चलकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। रुद्र के जाने के बाद दिग्विजय जी आदेश देते हुए कहते हैं, आकाश तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोल वो भी अपने कमरे की तरफ चले गए। आकाश जी काफी गुस्से में थे, लेकिन अपने पिता की बात का उल्लंघन ना करते हुए अपने गुस्से को एक गहरी सांस लेकर काबू करते हुए वहां से दिग्विजय जी के कमरे की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद रेहान भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्या को इस मुठभेड़ की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो बस बैकयार्ड में बने पुराने कमरे से कुछ पुरानी यादें खुशी खुशी पीछे के रास्ते से ऊपर लेकर जा रही थी। तभी सामने से आते रुद्र की नजर उस पर पड़ी और साथ ही उसके हाथ में पकड़ी वो पुरानी चीजों को देखा, जिससे उसका कुछ मीठा तो कुछ दर्द भरा बचपन जुड़ा हुआ था। वो ये सब देख और आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आगे बढ़कर झटके से अन्या का हाथ पकड़ लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से अन्या कुछ सहम जाती है और साथ ही उसके हाथ से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है। रुद्र किसी बात की परवाह ना करते हुए अन्या को गुस्से में लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। उसने अन्या का हाथ इतनी कसकर पकड़ा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके और रुद्र दोनों के हाथ में चुभ रहे थे, जिससे दोनों के हाथ का खून फर्श पर गिर रहा था। अन्या को हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्र को इससे कोई मतलब नहीं था। अन्या रुद्र के गुस्से को देखकर कुछ कह तक नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में अटक से गए थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। रुद्र अन्या को अपने साथ बैकयार्ड की तरफ ले जाता है और उसका हाथ झटक कर उसे अपने करीब करता है। साथ ही उसका हाथ उसकी पीठ से लगा देता है। उसके ऐसे करने पर अन्या सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही कुछ पुराने दर्द थे जो अन्या साफ देख सकती थी। रुद्र उसकी आंखों में देख गुस्से में अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मुझसे और मेरे घर के मामले से दूर रहो। तुम बस यहाँ मेरे दादाजी की ख्वाहिश पर टिकी हो, वरना तुम जैसी को तो मैं अपनी आंख उठाकर नहीं देखता। मेरे घर के मामले में टांग लड़ाने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का ये जो नाटक कर रही हो ना, यही करो। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त खत्म होते ही मैं तुम्हें इस घर और सबकी जिंदगी से ऐसे फेंकूंगा कि किसी को तुम्हारी कभी याद तक नहीं आएगी। अन्या बस हैरानी से रुद्र को देख रही थी। वो क्या ही कहती। तभी रुद्र आगे कहता है, और ये जो तुम्हारा यह राज करने का सपना है ना, वो बस सपना रह जाएगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसियों का कोई ईमान नहीं होता, और आज किसी की तो कल किसी और की। लेकिन जब तक इस चौहान परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना, इसकी इज्जत पर जरा सी आंच आई तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। इतना बोल रुद्र झटके से
उसको छोड़ देता है और पलटकर वहां से तेज कदमों में निकल जाता है। रुद्र ने एक बार भी अन्या को देखा तक नहीं कि वो किस हाल में है। वहीं अन्या रुद्र की बातों से काफी हर्ट हुई थी, लेकिन अब तक उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी थी। वो बस अपनी डबडबाई आंखों से रुद्र को जाते देख रही थी। तभी अचानक बादल काफी जोर से गरजता है। तेज हवाएं जैसे सबको छुड़ाकर ले जाने की फिराक में चलने लगती हैं और इसी के साथ तेज बारिश भी होने लगती है। बारिश देख ऐसा लग रहा था कि अन्या के थमे आंसू आज बारिश की बूंद बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे। उन्हीं के साथ आकाश जी पीछे खड़े खामोशी से अपने पिता को देख रहे थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, ना आकाश जी ने कुछ कहा था, ना ही दिग्विजय जी ने कुछ कहा था। दिग्विजय जी बाहर बारिश को देख दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारी कौशल्या बहू को अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना था कि आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई। उनकी आंखों के सामने कौशल्या का दर्द भरा चेहरा आ गया। कुछ पल उनके बीच ऐसी ही खामोशी रही। दिग्विजय जी अपने जज्बात को काबू करके पलटकर आकाश जी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोई थी तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई थी। रुद्र और रेहान ने अपनी माँ खोई थी। जिस वक्त रेहान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उसे दोषी ठहराकर उसे खुद की नफरत की वजह बना दिया। ये तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी गलती है, जिसे तुम सुधारना भी नहीं चाहते। और आज तुमने अपने खुद के बड़े बेटे से जिस लहजे में बात की, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आकाश जी जो उनकी बात शांति से सुन रहे थे, वो रुद्र के बारे में सुनकर कुछ उखड़ते हुए कहते हैं, लेकिन पापा, रुद्र ने मेरी कौशल्या का सपना तोड़ना चाहा। मैं आकाश जी इतना ही कह पाए कि दिग्विजय जी गुस्से में कहते हैं, रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप शायद भूल रहे हैं। वो जितना भी कड़क हो, गुस्से वाला हो, लाख बुरा हो, लेकिन अब भी उनके अंदर कौशल्या के संस्कार है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ का नाम खराब हो। आकाश जी कुछ कहने को होते हैं कि दिग्विजय जी अपनी बात जारी रखते हुए उन्हें रोक कर कहते हैं, और रही बात कौशल्या के आश्रम की, तो आपके जानने के लिए बता देता हूँ, आश्रम की जमीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है, जो अब आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा है। ये सारी बात जैसे रुद्र को पता चली, उसने वहां से आश्रम के लोगों को दूसरी बेहतर जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया। उसने घर आते ही मुझे सबसे पहले बताया। वो भले ही पुराना आश्रम खाली करा रहा हो, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए। रुद्र का इरादा अपनी माँ के सपने को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और फूलता फलता देखना है। आपकी तरह सबको अभी रुद्र गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये सच्चाई लोगों के सामने आएगी, उन्हें तब रुद्र के फैसले पर नाज होगा। दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर आकाश जी की तरफ देखते हैं। आकाश जी अभी अपनी सोच में गुम थे। उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। फिर वो कुछ सोचकर कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें उसे मुझसे कहनी चाहिए। आखिर उस आश्रम की देख रेख मैं कर रहा हूँ। उसने मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन दिग्विजय जी उनकी बेवकूफी पर हल्का हंस देते हैं। वो समझ जाते हैं कि इतने सालों के रिश्तों में पड़ी धूल ऐसे अचानक तो नहीं धुलने वाली। अब चाहे रुद्र लाख सही हो, लेकिन धूल पड़े चश्मे से तो सब धुंधला ही देखेगा। वो आकाश जी को देखते हुए कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दिग्विजय जी का ये कहना आकाश को निशब्द कर देता है। वो हर फैसले को नकार सकते थे, सिवाय अपने पिता के। फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। दिग्विजय जी आज ये सब देख अंदर से काफी हर्ट थे, लेकिन घर के बुजुर्ग होने के कारण उन्हें कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं थी। आधी रात का वक्त, बारिश अब भी वैसे ही थी। रुद्र अपने कमरे में काफी बेचैन सा बैठा था। जब से उसने अन्या को बुरा भला कहा था, उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से अन्या को इतना सुनाया। आखिर जब वो उसके लिए मायने नहीं रखती, तो फिर वो किस हक से अन्या की हर हरकत पर रिएक्ट करता है। उसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि कोई अन्या के करीब भी आए।
उस दिन अन्या को दिग्विजय जी से अतीत से जुड़े सवाल करते सुन रुद्र को एक अनजाना डर लगने लगा था कि कहीं अन्या उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए। इसीलिए उसने दिग्विजय जी से अन्या को कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया था। उसने गुस्से में आकर अन्या से कहे तो बहुत कुछ दिया था, लेकिन अब उसे उसकी कही बातें खलने लगी थी। उसका दिल कह रहा था कि वो अन्या के पास जाकर उसे सीने से लगाकर अपने कहे गए हर एक शब्द की माफी मांगे, लेकिन वो डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से। उसे डर था कि अगर उसने अपने जज्बात जाहिर किए तो वो कमजोर पड़ जाएगा और लोगों को उसकी कमजोरी पता चल जाएगी। ये सब सोच रुद्र काफी बेचैन हो गया। उसे आज खुद का कमरा काटने को दौड़ रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ गया और उसे खोल उसने एक महंगी वाइन की बोतल निकाली, फिर सोफे पर बैठ गया। वो बिना ग्लास के ही बोतल सीधा अपने मुंह से लगा एक ही बार में आधी बोतल घटक जाता है। वाइन पीने से रुद्र पर अब नशा चढ़ने लगा था, लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया। वो तब तक उस वाइन के घूंट लगाता रहा जब तक वो नशे में बेहोश नहीं हो गया। आज काफी सालों बाद रुद्र ने वाइन को हाथ लगाया था। ये सच्चाई जानकर क्या आकाश जी और रुद्र के रिश्ते में आएगा सुधार? क्या करेगी अब अन्या? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह का वक्त। घर के सभी लोग हॉल में बैठे कल के बारे में ही सोच रहे थे। तभी सबकी नजर सीढ़ियों से आते रुद्र पर पड़ी। वो रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। हमेशा की तरह चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखें लाल थी। तो उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो रात भर ठीक से सोया नहीं है। रेहान रुद्र को देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन रुद्र सबको इग्नोर कर वहां से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में दिग्विजय जी की आवाज पड़ती है, जिससे उसके जाते कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। लेकिन वो बिना पलटे कहता है, नहीं दादाजी, मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं रुक सकता। इतना बोल वो सीधा घर से निकल कार में बैठ जाता है। कार पल भर में चौहान मेंशन से निकलकर सड़क पर दौड़ पड़ती है। रुद्र अपना सिर सीट से टिकाए एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर दिग्विजय जी की बात टाल दी थी ताकि उसका सामना अन्या से ना हो। इस वक्त वो खुद गिल्टी महसूस कर रहा था। उसके अंदर अन्या का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दिग्विजय जी रुद्र के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूं कल की बात से आपके दिल को दुख पहुंचा है, लेकिन ये भी जानता हूं आप इतने कमजोर नहीं कि आपको कोई हिला सके। फिर एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। बाकी सब खड़े होकर जाने को होते हैं कि रेहान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है? मुझे रात से दिखाई नहीं दी और सुबह भी नहीं दिखी। तभी एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर अपनी लड़खड़ाती जबान से कहता है, साहब वो। ऐसे बोलते हुए वो बैकयार्ड की ओर इशारा कर रहा था। उसको घबराया देख अभी उसे शांत कराते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे घबराए क्यों? क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर खुद की घबराहट को कंट्रोल करके कहता है, साहब वो छोटी मालकिन बेहोश पड़ी है, वो कुछ बोल भी नहीं रही। उसका इतना कहना ही था कि रेहान के हाथ से खुद का फोन छूट जाता है। वो घबराहट में उस नौकर के दोनों कंधों को लगभग झंझोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को? कहाँ है वो? नौकर रेहान के ऐसे रिएक्ट करने पर काफी सहम जाता है, इसलिए उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकलते। वो सिर्फ अपनी उंगली से इशारा कर देता है। रेहान ये सब देखकर जल्दी से उस नौकर को झटक कर बैकयार्ड की तरफ भागता है। उसके पीछे तविश और अभय भी घबरा कर भागते हैं। दिग्विजय जी अपने बूढ़े कदमों से जल्दी जल्दी चलते हुए उसी ओर जाते हैं। रेहान घबराते हुए बैकयार्ड आता है और इधर उधर अन्या को देखने लगता है। उसने जब अन्या को बेहोश देखा तो वो जल्दी से भागकर अन्या का सिर अपने हाथ से उठाकर अन्या के चेहरे को थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी क्या हुआ आपको? भाभी उठो ना, भाभी कुछ बोलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो भाभी? अभय और तविश भी अब तक अन्या के पास आ चुके थे। अभय अन्या की पल्स और सांसें चेक करते हुए कहता है, भाभी की सांसें बहुत धीमी चल रही हैं और इनको काफी तेज बुखार है।
तविश भी अन्या की हालत देखकर कहता है, भाभी के कपड़े भी गीले हैं, इसका मतलब है वो कल रात से यही है, बारिश में। वो अपनी बात आधी ही छोड़ देता है। रेहान ये सब सुन और घबरा जाता है। फिर अन्या के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। फिर सबकी ओर चीख कर कहता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। अभय रेहान को शांत कराते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, आती ही होगी, हम भाभी को पहले नीचे लेकर चलते हैं। उसकी बात सुन रेहान हाँ में सर हिलाता है। तभी रेहान की नजर अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। ये देख वो और घबरा जाता है। ये खून अन्या के सिर से रिस रहा था। ये देख तो रेहान का दिल और घबरा जाता है। वो जल्दी से अन्या को उठाकर भागते हुए गेट की ओर आता है। एम्बुलेंस में देरी देख अभय ने अन्या को अपनी गाड़ी में ले जाने का सोचा। फिर सब जल्दी से अन्या को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। दिग्विजय जी तविश के साथ दूसरी कार से हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। इस वक्त दिग्विजय जी का दिल घबरा रहा था। उनके जहन में बारिश और उससे जुड़ा अतीत का वो ना मिटने वाला दर्द था। एक बार फिर कुछ ऐसा ना हो कि इतिहास दोबारा से खुद को दोहराए। अन्या को लेकर रेहान और अभय हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। कार खुद अभय ड्राइव कर रहा था। दोनों का दिल अन्या को इस हाल में देखकर घबरा रहा था। रेहान पीछे बैठा अन्या को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी भाभी आंखें खोलना, भाभी आप ऐसे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, उठो ना भाभी, एक बार आंखें खोलो ना प्लीज, अपने रेहान की बात नहीं मानेंगी। ये सब बोलते हुए रेहान का गला भर गया था। उससे अन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। अभय बैकव्यू मिरर से रेहान को ऐसे देख उसे हौसला देते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं होगा, हम बस 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम एक काम करो, रुद्र को फोन करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, वहां उसकी जरूरत होगी। अभय की बात सुन रेहान खुद को शांत करके हाँ में सर हिलाते हुए अपना पॉकेट टटोलता है। उसे अपना फोन न मिलता देख अभय उसे अपना फोन पास करता है। रेहान जल्दी से फोन लेकर रुद्र को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। रेहान 2-3 बार ट्राई करके कहता है, भाई का फोन नहीं लग रहा। अब रुद्र को फोन ना लगता देख रेहान वापस से कुछ घबरा जाता है। अभय उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ तुम, अमन को कॉल करो, हम बस हॉस्पिटल पहुंच ही गए हैं। रेहान हाँ में सर हिलाते हुए अमन का नंबर डायल करता है। फोन रिंग पर भी जब अमन फोन नहीं उठाता है तो रेहान फोन साइड में रख देता है। अब तक कार हॉस्पिटल के आगे रुक चुकी थी। रेहान और अभय अन्या को लेकर अंदर भागते हैं। अभय ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए बिना किसी देरी के अन्या को सब इमरजेंसी रूम में ले गए। रेहान और अभय को बाहर रुकने का बोल डॉक्टर अन्या को चेक करने के लिए अंदर ले गए। इस वक्त रेहान हद से ज्यादा घबराया हुआ था। अभय उसके कंधे पर हाथ रख उसे आंखों ही आंखों में सब ठीक होने का इशारा करता है। अब तक दिग्विजय जी और तविश भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सब अन्या की हालत जानने के लिए बेकरार थे, पर जब तक डॉक्टर उसे चेक कर बाहर नहीं आ जाते कोई कुछ नहीं कह सकता था। अन्या की फिक्र के चलते अब किसी को रुद्र को इन्फॉर्म करने की सुध ही नहीं रही। 15 मिनट के बाद डॉक्टर अन्या को चेक कर बाहर आते हैं तो सब उनके पास आकर अन्या की हालत के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर चौहान परिवार के वाकिफ थे, इसलिए वो काफी गंभीर स्वर में कहते हैं, पेशेंट की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, लंग्स में कुछ पानी चला गया है, सिर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, हमें कुछ टेस्ट भी करने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ सही कह सकते हैं। फिर अपने साथ खड़ी नर्स को देखते हुए कहते हैं, एक काम करें, पेशेंट के पति से इस फॉर्म पर साइन करवा लो जिससे हम लोग प्रोसेस शुरू कर सकें। इतना बोल डॉक्टर अंदर चली जाती है। वहीं सब रुद्र का जिक्र सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभय तुरंत कुछ साइड में हो रुद्र को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसका फोन नॉट रीचेबल था। अभय ने जियान को भी कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गया। दिग्विजय जी उसकी परेशानी भाप कर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? अभय बार बार रुद्र का फोन ट्राई करते हुए कहता है, दादाजी रुद्र का फोन नहीं लग रहा है,
दिग्विजय जी भी ये सुन परेशान स्वर में कहते हैं, ये लड़का भी ना, एक काम करो जियान को। अभय उनकी बात पूरी करने से पहले ही ना में सर हिलाते हुए कहता है, मैंने उसे भी ट्राई किया पर। दिग्विजय जी ये सुन अपना फोन निकालकर अमन का नंबर डायल करते हैं। अमन जो कि ऑफिस में काफी बिजी था, दिग्विजय जी की कॉल देख उसे आश्चर्य होता है। वो अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। अमन की आवाज सुन दिग्विजय जी सीधे लहजे में कहते हैं, रुद्र कहाँ है, फोन दो उसे। दिग्विजय जी की आवाज इस समय सख्त थी, इसलिए अमन उनकी बात सुन एक पल के लिए जवाब देना ही भूल गया, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल कर कहता है, वो दादाजी बॉस तो सिटी से बाहर गए हैं, वो आश्रम की जमीन जो फाइनल की थी उसी सिलसिले में, उनका फोन भी वहां काम नहीं करेगा, कोई बात है क्या? अमन की बात सुन दिग्विजय जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो आदेश देते हुए कहते हैं, अभी के अभी किसी को रुद्र को यहाँ लाने के लिए भेजो, उसे बोलना कि दादाजी ने तुरंत उसे वापस बुलाया है। इतना बोल दिग्विजय जी कॉल कट कर देते हैं। अभय जो उनके साथ ही था, उनकी आधी अधूरी बात सुन आस भरी नजरों से उनको देखता है। दिग्विजय जी ना में सर हिलाते हुए उसे पूरी बात बताते हैं, जिससे अभय परेशान स्वर में कहता है, तो अब क्या करे दादाजी, अगर रुद्र का इंतजार करेंगे तो कहीं देर। दिग्विजय जी उसकी बात बीच में काट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ वो अपनी कदम बढ़ाते हैं। अभय भी उनके पीछे हो लेता है। दिग्विजय जी डॉक्टर से गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो शुरू करें, फॉर्म हम साइन कर देते हैं। डॉक्टर उन्हें देख असमंजस में कहता है, आप क्या लगते हैं पेशेंट के? दिग्विजय जी कहते हैं, मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर नरमी से कहती है, माफ करिएगा मिस्टर चौहान, लेकिन फॉर्म पर पेशेंट के पति या उनके पिता ही साइन कर सकते हैं। अगर उनके पति नहीं आ सकते तो आप उनके पिता को बुला दें। डॉक्टर का ये कहना सबको परेशानी में डाल रहा था। अब अन्य के पिता को वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे ला सकते हैं? और रुद्र, वो कब आएगा किसी को कोई खबर नहीं थी। तभी डॉक्टर फिर से कहते हैं, देखिए हमें जल्दी करना होगा, आप जल्दी से पेशेंट के पिता को ही बुला दें। क्या वो यहाँ? डॉक्टर इतना ही कह पाते हैं कि सबके कानों में एक आवाज पड़ती है, मैं हूँ पेशेंट का पिता। उस आवाज सुन सबकी नजर सामने की ओर जाती है, जहां आकाश जी तेज कदमों से चलकर वहां आ रहे थे। उनके चेहरे पर अन्य के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। जब ये सब हुआ तब आकाश जी घर पर ही थे। घर में ऐसे शोर सुन वो अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर रिहान की गोद में बेहोश अन्या पर पड़ती है। वो कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते उससे पहले सब अन्या को लेकर वहां से चले गए थे। आकाश जी को एक नौकर से पूछने पर सारी बात पता चली। अन्या की हालत देख आकाश जी खुद को रोक नहीं पाए और सीधा हॉस्पिटल चले आए। क्या अन्या के बारे में जानकर रुद्र का गिल्ट और बढ़ जाएगा? क्या करेगा रुद्र? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकाश जी नर्स के हाथ से फॉर्म लेकर तुरंत साइन कर देते हैं। सबकी नजरें इस वक्त आकाश जी पर ही टिकी थी। सब उनके इस मूव से शॉक थे। जो इंसान खुद के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, ना किसी रिश्ते पर यकीन रखता हो, वो आज खुद सामने से अन्या, जो कि उनके लिए एक अनजान थी, उसे अपनी बेटी मान रहे थे। उससे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ लिया था। ये सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। आकाश जी किसी की नजरों की परवाह किए बिना फॉर्म साइन करके डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर उनकी आंखों में अन्य के लिए परवाह देख उनके कंधे पर विश्वास से हाथ रखते हुए कहते हैं, रिलैक्स, we'll do our best। इतना बोल वो नर्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर वापस से अन्य के कमरे में चले जाते हैं। आकाश ही वही दीवार के पास खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी नमी थी। दिग्विजय जी आकाश के कंधे पर एक विश्वास के साथ हाथ रखकर उन्हें सब ठीक होने का हौसला देते हैं। रिहान, अभय, तविश, दिग्विजय जी और आकाश जी सब अन्या के लिए बस मन ही मन दुआ कर रहे थे। अभय अब भी रुद्र का फोन ट्राई कर रहा था। रिहान की आंखों में आंसू थे। वो आज से पहले कभी इतना नहीं घबराया था, शायद इसलिए क्योंकि अन्या से उसका एक अलग रिश्ता था। जो प्यार, ममता, लाड़ उसे बचपन से नहीं मिला,
वो अन्य के आने पर उसे मिला। उसे हर पल ये एहसास होता था कि कोई है उसके साथ जो उसे कहे बिना उसका दुख समझता है। वो अन्य को खोना नहीं चाहता था। सब बेसब्री से अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बाहर आते हैं। रेहान भागकर डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर डॉक्टर मेरी भाभी कैसी है? वो ठीक है? डॉक्टर उसकी घबराहट देख उसे शांत कराते हुए कहते हैं, रिलैक्स, शी इज नाउ फाइन। बट अन्या ठीक है ये जानकर सब राहत की सांस लेते हैं। तभी डॉक्टर का बट कहना उनके घबराने के लिए काफी था। दिग्विजय जी जल्दी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बट क्या? डॉक्टर उनकी बात सुनकर सकुचा रही थी। ये देख अभय बीच में कहता है, एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर? जल्दी बताइए क्या हुआ है? डॉक्टर सबका घबराया हुआ चेहरा देख एक गहरी सांस लेकर कहती है, देखिए हमसे जितना बन पाया हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दवा और ट्रीटमेंट से ज्यादा पेशेंट की विल पावर जरूरी होती है ठीक होने के लिए, जो इस वक्त पेशेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो हमारे ट्रीटमेंट को जैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। उन्हें काफी हाई फीवर होने की वजह से अब ज्यादा मेडिसिन की डोज भी नहीं दे सकते। उससे पेशेंट की जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर पेशेंट को लास्ट 15 से 18 घंटे में होश नहीं आता, वो रिस्पॉन्स नहीं करती, देन इतना बोल डॉक्टर रुककर सबके चेहरे देखने लगती है जो उनकी बात सुनकर सफेद पड़ चुके थे। तभी रेहान घबराते हुए कहता है, देन व्हाट डॉक्टर? डॉक्टर कहती है, देन इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर हर। ये सुनकर तो रेहान थम से चेयर पर गिर गया। उसे अब ये डर अंदर ही अंदर खा रहा था कि कहीं उसकी माँ की तरह अन्या भी उसे छोड़कर ना चली जाए। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चली गई, लेकिन सबकी आंखों में एक अनजाना डर छोड़ गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करें। सिवाय इंतजार की कुछ नहीं कर सकते थे। ये लड़ाई अन्या की थी जो उसे खुद लड़नी थी, लेकिन शायद वो लड़ना नहीं चाहती थी। उसकी जीने की इच्छा ही मर गई। सब आपस भगवान से अन्या के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। हर बीतते वक्त के साथ सबके अंदर डर बढ़ता ही जा रहा था। रेहान तो बेसुध सा बैठा था। तविश और अभय उसके साथ थे। आकाश जी आज अन्या की जिंदगी की भीख मांगने 25 साल बाद मंदिर की चौखट तक पहुंच गए थे। कौशल्या जी के जाने के बाद आकाश जी को अब किसी चीज की चाह ही नहीं रही और साथ ही वो भगवान से पैर कर बैठे थे। लेकिन आज सिर्फ अन्या के लिए वो फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े थे। मुश्किल से सबके 12 घंटे बीते। वक्त के साथ सबके दिल की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। अब तक रुद्र से ना कोई बात हुई, ना वो हॉस्पिटल आया। अमन ने अपने आदमी भी भेजे रुद्र को इन्फॉर्म करने के लिए, पर जब तक वो वहां पहुंचा रुद्र वहां से निकल चुका था। लेकिन वो कहाँ है इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। किसी को नहीं पता वो कब तक लौटेगा। सब अन्य के रूम के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। किसी को इस वक्त किसी चीज का कोई होश नहीं था, न भूख, न प्यास और ना ही थकान। शौर्य भी अन्य के बारे में सुनते ही सबको छोड़ वहां आ गया था। वो भी बेसब्री से अन्य के होश में आने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे दिग्विजय जी की हालत खराब होते देख सब ने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वक्त कोई ज्यादा जिद भी नहीं कर सकता था, इसलिए अभय ने दिग्विजय जी को हॉस्पिटल के ही रेस्टिंग रूम में रेस्ट करने की सलाह दी। इस बार दिग्विजय जी भी मान गए और वहां से चले गए। अब कुछ ही घंटे बचे थे 18 घंटे पूरे होने में। सबकी नजर अन्या के कमरे के दरवाजे पर थी। सब अन्या को एक छोटी सी शीशे की खिड़की से देखकर मन ही मन उससे उठने को बोल रहे थे, लेकिन वहीं अन्या सबकी गुहार से बेखबर सुकून की नींद में सो रही थी। उसने जैसे अपने दिल को एक संदूक में बंद कर लिया था ताकि वो किसी की गुहार तक न सुन पाए, और चाबी ऐसी जगह फेंक दी कि कोई उस तक पहुंच न पाए। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के करीब रुद्र घर आता है। वो कार से निकल बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही हॉल में आता है, घर में एक अजीब सी शांति देख उसे काफी अजीब सा एहसास होता है। तभी उसकी नजर सोफे पर सो रहे अमन पर पड़ती है। अमन रुद्र का इंतजार करते करते बैठे बैठे ही सो गया था। ये देख रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरता है।
फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। रुद्र के जूतों की आवाज से अमन की नींद हड़बड़ाहट में टूट जाती है। वो रुद्र की आहट अच्छे से जानता था, इसीलिए वो जल्दी से मुड़कर अपने सामने देखता है तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। अमन जल्दी से खड़ा होकर हड़बड़ाहट में कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आई मीन गुड नाइट सर। मेरा मतलब है कि वो। अमन की ऐसी उटपटांग हरकत देख पहले तो रुद्र उसे घूरता, फिर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तुम मुझसे ये बोलने के लिए तो आधी रात को यहाँ नहीं आए होगे। इतना बोल रुद्र अपने कदम ऊपर जाने के लिए जैसे ही बढ़ाता है कि अमन खुद की बात को सही करते हुए कहता है, यस सर, मैं ये बोलने नहीं आया, वो तो मैं आपका वेट कर रहा था। मुझे पता चला कि आप घर आ रहे हैं तो मैं यही आ गया, आपको ये बताने कि मैडम की हालत बहुत सीरियस है और दादाजी ने आपको फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। ये सुनते ही रुद्र के बढ़ते कदम हवा में ही रुक गए। उसका दिल जो सुबह से बेचैनी में था, अन्या के बारे में सुन वो थम सा गया। वो अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो? अमन रुद्र के पूछने का लहजा समझकर उसे सारी बात बताते हुए कहता है, सर मैडम आज सुबह सबको छत पर बेहोश सी मिली और डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट कर लिए लेकिन उन्हें अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर का कहना है कि अगर अगले कुछ घंटों में होश नहीं आता तो मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, ना आपका फोन लग रहा था ना आपकी कोई खबर मिली। दादाजी ने मुझे ऑर्डर दिया, जैसे ही आप मिले आपको तुरंत हॉस्पिटल लाने को बोलूं। अमन रुद्र को सारी बात बताकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन रुद्र था जो कहीं खो सा गया था। अब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। तभी अमन रुद्र के जवाब का इंतजार करते हुए कहता है, सर मैं गाड़ी निकालूं हॉस्पिटल चलने के लिए? अमन के ये कहते ही रुद्र एक नजर उसे देखकर अपनी कड़क आवाज में कहता है, नहीं। रुद्र का नहीं कहने से अमन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके कान तो नहीं बज रहे, क्या हाँ को वो नहीं सुन रहा है। इसलिए वो एक बार अपनी गलत फहमी को दूर करने के लिए फिर से कहता है, क्या सर मैंने कुछ गलत सुन लिया? आप हाँ कह रहे हैं और मैं नहीं सुन रहा? उसका इतना कहना था कि रुद्र गुस्से से भरी निगाहें उस पर डालते हुए कहता है, नहीं का मतलब नहीं ही होता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इतना बोल रुद्र ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अमन तो अपना मुंह खोले बस रुद्र को देखते ही रह गया। वो मन ही मन कहता है, आखिर बॉस कैसे इंसान है, माना कि दिल नहीं है उनके पास, लेकिन अपनी खुद की बीवी वहां हॉस्पिटल में ऐसी हालत में है और वो एक बार उनसे मिलने तक नहीं जाना चाहते। आखिर ऐसा कौन करता है? वहां पूरा परिवार मैडम के लिए परेशान है, पर इनको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बेदिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी ही सोच में अमन गुम था कि उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ी। वो सीढ़ियों से बगैर पलटे कहता है, अमन मैं वापस आ गया हूँ। ये बात अभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं, वरना अंजाम। इसके बाद वो अपनी बात अधूरी छोड़ तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला जाता है। अमन तो बस रुद्र को ताकते रह जाता है। उसे अपने बॉस की इस बेदिली पर आज पहली बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। वो भी जल्द वहां से निकल जाता है। वहीं रुद्र अपने कमरे के सोफे पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसके जहन में अब भी कल की बातें घूम रही थी। वो जानता था कि अन्य की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो खुद है। वो कुछ सोचकर जैसे ही अपना फोन निकालता है तो वहां काफी सारे कॉल और मैसेजेस थे, जिन्हें देख वो जरा भी हैरान नहीं हुआ। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को कॉल कर सके। तभी उसकी नजर एक वॉइस मैसेज पर जाती है, जो शायद रेहान ने ही उसे भेजा था। वो कुछ सोचते हुए उसे प्ले करता है। उसमें से रेहान की रुआसी सी आवाज आई, भाई कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ भाई, भाभी को अभी आपकी जरूरत है। देखो ना कितनी देर से सो रही है, अब तक नहीं उठ रही है। आप एक बार उन्हें बोलना, वो आपकी बात नहीं टालेगी। प्लीज भाई आ जाओ ना, मुझसे भाभी की यह हालत देखी नहीं जा रही। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी माँ को नहीं देखा भाई, ना उसकी ममता भरा स्पर्श महसूस किया था, पर भाभी के आने से वो कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मुझसे छिन रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है, आप जहाँ भी हो आ जाओ। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूंगा, मैं डेली आपसे डबल मेहनत करूंगा, लेकिन बस आप आ जाओ, भाभी को फिर से ठीक कर दो प्लीज भाई प्लीज।
इतना बोलते बोलते रेहान की सिसकियां निकल पड़ती है। रुद्र रेहान की बात सुन सोच में पड़ गया। आज से पहले शायद ही उसने कभी रेहान को ऐसे कमजोर पड़ते देखा था। आकाश जी की कड़वी बातें भी उसको ऐसे तोड़ नहीं पाई थी जितना आज अन्या की हालत ने उसे तोड़ दिया था। आज तक रेहान सिर्फ रुद्र से इमोशनली अटैच था, लेकिन अन्या के लिए वो रुद्र से भी ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुका था। आज वो अन्या की हालत देख टूट गया था। क्या रुद्र हॉस्पिटल जाएगा? क्या अन्या को होश आएगा? या उसका यही तक का था सफर? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र के दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई थी। वो एक अजीब सी उलझन में फंसा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या के रूम में उसका हाथ पकड़े बैठा एक टक अन्या के चेहरे को देख रहा था। कुछ देर बाद एक नर्स अंदर आती है और वहां रेहान को देखकर कहती है, देखिए आप बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को ड्रिप लगानी है और जरूरी टेस्ट भी करनी है, तो आप बाहर वेट करें। नर्स के बोलने पर रेहान एक नजर अन्या को देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, भाभी की हालत अब ठीक है? इनको होश कब तक आएगा? नर्स उसका परेशान चेहरा देख नरमी से कहती है, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, आप डॉक्टर से बात कर लें। रेहान उसकी बात सुन बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। नर्स जल्दी से कर्टन लगाती है और अन्य के रूम का एक बैक डोर खोलकर सामने खड़े इंसान को देख काफी अदब से कहती है, सर कोई नहीं है, अब आप अंदर आ सकते हैं। वो आदमी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए चुपचाप अन्या के कमरे के अंदर आ जाता है। नर्स भी वहां से उस डोर को बंद करके बाहर वेट करने लगती है। वो आदमी धीरे कदमों से चलकर अन्या के बेड के पास आता है। उसके आने की खबर वहां किसी को नहीं थी। वो शांत सा अन्या के बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अन्या का मुरझाया हुआ चेहरा देख उसका खुद का दिल उसे अंदर से कचोट रहा था। अन्या के छोटे से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप लगी थी, माथे पर और हाथों पर पट्टी बंधी थी। वो आदमी शांत सा बस अन्या के चेहरे को देख रहा था। ये कोई और नहीं, रुद्र था। उसने लाख अपने दिल से बगावत करनी चाही, लेकिन अंत में वो हार गया। उसका दिल कब से अन्या को देखने के लिए बेकरार था। अपने जज्बातों से लड़ते लड़ते अब शायद रुद्र थक चुका था। वो अन्या के पास बैठकर उसका हाथ धीरे से अपने हाथों में लेता है। वो यही सोचता है कि कहीं बेहोशी में भी उसे और दर्द न दे दे। रुद्र अन्या के हाथ को प्यार से अपनी गालों से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके पास आज कुछ कहने को शब्द नहीं थे। वो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना चाहता था, बस अपने दिल की धड़कन का शोर अन्या के करीब महसूस कराना चाहता था, जिससे अन्या उठ जाए। कुछ पल के बाद एक आंसू रुद्र की आंखों से निकलकर नीचे गिर जाता है। ये देख रुद्र को आश्चर्य होता है कि जिन आंखों ने 25 साल तक उसका साथ दिया, आज उन्होंने भी साथ नहीं दिया। पिछले 25 सालों से रुद्र की आंखें उसके विरुद्ध नहीं गई। उसने जो आंसू कभी बहने नहीं दिए, आज आज सिर्फ अन्या के लिए बाहर आ गए। रुद्र ने नजर उठाकर देखा तो आंसू अन्या के हाथ पर गिरा था। वो अब भी खामोश था, बस अन्या को ही देख रहा था। वो जानता था उसकी वजह से आज अन्या इस हाल में है। उसने ही उसे इतना तोड़ दिया कि अन्या अपनी जिंदगी से लड़ना नहीं चाहती है। लेकिन वो जानता था उसने वो सारे शब्द भले ही अन्या को कहे थे, पर दिल से नहीं कहे थे। वो बस अपने प्रति अन्या के दिल में नफरत पैदा करना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके जिंदगी में अब कोई भी शामिल हो, लेकिन ना चाहते हुए भी अन्या शामिल हो चुकी थी। उसके होने ना होने से अब रुद्र को फर्क पड़ता था। उसकी खुशबू अपने कमरे में महसूस करके अब रुद्र को सुकून की नींद आती थी। रात को उसकी धड़कन का शोर रुद्र के लिए राग की तरह था। उसका वो मासूम चेहरा देख रुद्र के दिन भर की थकान पल भर में कहीं जैसे गायब हो जाती थी। रुद्र ने कभी अपने जज्बातों को समझना नहीं चाहा, लेकिन अब वही जज्बात उसे अन्य की तरफ खींच रहे थे। और अतीत के कुछ अनकहे पन्नों का दर्द रुद्र को इस कदर सख्त बना चुका था कि वो ना चाहते हुए भी अन्य को हर्ट कर देता था। रुद्र अब भी खामोश सा उसे देख रहा था। फिर अन्य के सिर की तरफ झुककर
प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए काफी दर्द भरी आवाज में कहता है, उठ जाओ वाइफी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, उठ जाओ प्लीज। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ अन्या के माथे को शिद्दत से चूम लेता है। उसके होठों के स्पर्श से अन्या के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। रुद्र उससे दूर होकर एक नजर उसे जीभ भर कर देखता है। वो जैसे ही उठने को होती है तभी अन्या अपनी उंगलियां हिलाती है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रुद्र जो जाने ही वाला था वो अन्या में हलचल देख वापस से उसके करीब जाकर उसे देखने लगता है। अन्या को आंखें खोलता देख रुद्र के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो वापस से उसके पास झुककर उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि अन्या एक तो बार पलकें झपक कर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख रुद्र उसका गाल थपथपाते हुए उसे पुकारता है, फाइफी उठो ना, एक बार और आंखें खोल दो मेरे लिए प्लीज। इतना बोल वो एक बार फिर अन्या के माथे को चूम लेता है। अब तक नर्स आ चुकी थी। वो रुद्र की बातें सुनकर कहती है, सर आपको अब जाना होगा, मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इनके चेकअप के लिए, प्लीज सर। नर्स के इतना बोलते ही रुद्र एक गुस्से वाली नजर उस पर डालते हुए कहता है, तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं। नर्स घबराते हुए कहती है, सर आप ही ने कहा था आपके यहाँ होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो सबको पता चल जाएगा। नर्स के ही कहने पर रुद्र को रियलाइज होता है कि अभी वो अपने जज्बातों में बह रहा है, इसलिए वो जल्दी से खुद के जज्बातों को काबू कर अन्या के माथे को प्यार से सहलाकर वहां से निकल जाता है। नर्स तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर भागते हुए अन्या के कमरे में आती है, जिसे देख बाहर बैठे शौर्य, रिहान, तविश, अभय सब घबरा जाते हैं। वो वापस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर 10-15 मिनट बाद अन्या को चेक करके नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए बाहर आती है। सब डॉक्टर को बाहर आता देख उन्हें चारों तरफ से घेरकर आस भरी नजरों से देखते हुए कुछ पूछने ही वाले थे कि डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, लेकिन फीवर के वेलनेस के कारण फिलहाल कमजोरी है, इसलिए दवा देकर उन्हें सुला दिया है। कल सुबह तक वो होश में आ जाएंगे, तब आप सब उन्हें मिल सकते हैं, अभी उन्हें आराम करने दें। डॉक्टर के ये कहने पर सबके चेहरे पर राहत की लकीर दिखने लगी। रेहान तो इतना खुश हो गया कि उसने डॉक्टर को हक करते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उसके इस जेस्चर पर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब जाकर सबने राहत की सांस ली। तविश दिग्विजय जी को इन्फॉर्म करने वहां से चला गया। तभी अबे एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं ये रुद्र कहाँ है, इतने मैसेज और कॉल किए लेकिन किसी का भी उसने आंसर नहीं दिया। उसे इस वक्त अपने सारे काम छोड़ यहाँ होना चाहिए था। शौर्य अबे के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहता है, शांत अभय, हम श्योर भाभी की हालत के बारे में जैसे ही रुद्र को पता चलेगा वो सबसे पहले यही आएगा। तभी अभय कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अतीत की वजह से वो भाभी को खुद से अलग करना चाहता है। उसने तो अभी तक भाभी को सबके सामने अपनी पत्नी तक नहीं को बोला। शौर्य अभय की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भले ही उसने सबके सामने नहीं को बोला, पर अपने दिल में भाभी को अपनी पत्नी कबूल कर चुका है और बहुत जल्द सबके सामने भी कबूल करेगा। फिर एक रहस्यमयी अंदाज में शौर्य आगे कहता है, लेकिन शायद उसके लिए हमें उंगली जरा टेढ़ी करनी होगी। ये सुन अभय असमंजस में शौर्य को देखता है, तो शौर्य एक रहस्य मुस्कान के साथ उसे देखता है, फिर अपने पेट पर हाथ रख भोली सूरत बनाते हुए कहता है, चल भाई कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। अभय उसकी बात सुन हाँ में सर हिलाते हुए चलने लगता है। अब तक रेहान भी आ चुका था, जो कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने गया था। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। अन्या को उस हाल में देख जैसे सबकी भूख ही मर गई थी, लेकिन डॉक्टर से सब ठीक होने का सुनकर अब उन्हें अपनी भूख और थकान का एहसास होने लगा था। फिर सब कैंटीन की ओर चले गए। वहीं अपनी कार के बाहर खड़ा रुद्र कब से उस काले आसमान को देख रहा था। उसे अब भी अन्या का चेहरा याद आ रहा था। रुद्र को अपने जज्बात जाहिर करना
बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो फील कर रहा है अन्या के लिए वो क्या है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र कुछ राहत की सांस लेता है। अन्या बिल्कुल ठीक है, ये जानकर उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि वो बता नहीं सकता था। आज फिर रुद्र ने अपने जज्बातों में बहकर अन्या को अपनी वाइफ पुकारा था, जिसका उसको कोई गिला नहीं था। उसने मन ही मन अन्या को तब से अपनी बीवी माना था जब से उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, लेकिन आज उसने अपने मुंह से कबूला था। अब अन्या और दुनिया के सामने कबूलना बाकी था। रुद्र वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। उसकी नजर अन्या की रूम की खिड़की पर थी। वो अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन कुछ सोच रुक गया। ऐसे ही सुबह हो गई। अन्या के चेहरे पर रोशनी की किरण गिरने से उसकी पलकें हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब धुंधला दिख रहा था, जिसके कारण वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ। वो सीलिंग और अपने आसपास की चीजों को देख रही थी। डॉक्टर अन्या को चेक करके उसकी ओर मुस्कुराकर कहती है, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अन्या डॉक्टर की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखती है और अटकते हुए कहती है, ठीक फील कर रही हूँ डॉक्टर। डॉक्टर अन्या का जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो अच्छी बात है। वैसे आपकी फैमिली आपके लिए काफी वरड है। आप रेस्ट करें, मैं उन्हें अंदर भेजती हूँ। इतना बोल डॉक्टर सबको अंदर जाने का बोलकर वहां से चली गई। रेहान तो सबसे पहले भागता हुआ अंदर आता है। अन्या की नजरें दरवाजे पर ही थी। रेहान जैसे ही अन्या को देखता है, झट से आगे बढ़ उसके गले लगकर कहता है, कितना डरा दिया आपने, मुझे तो लगा मैंने आपको खो ही दिया। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना भाभी। अन्या रेहान को खुद के लिए इतना इमोशनल देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने के लिए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार में डर गए थे। तभी अन्या की नजर रेहान के पीछे खड़े तविश पर जाती है, तो वो कुछ सोचकर रेहान का मूड लाइट करने के लिए आगे कहती है, अभी तो तविश और लैला की शादी में भी हम दोनों को नाचना है। अन्या की बात सुन रेहान उसे अलग होकर मुस्कुरा देता है, तो तविश मुंह बनाते हुए कहता है, क्या भाभी, आप दोनों की सुई वहीं अटकी है अभी तक। तविश के इतना बोलते ही अभय उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर स्वर में अपना एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तविश ये लैला कौन है? अभय के इतना पूछने पर तविश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, कोई नहीं भाई, वो तो रेहान और भाभी बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए हर वक्त ऐसे ही मुझे चिढ़ाते हैं। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, सच्ची। अभय उसकी बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? तविश अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ भाई सच्ची। तविश का ये हाल देख शौर्य, अन्या और रेहान तीनों मुंह दबाकर मुस्कान के साथ कहता है, हाँ भाई सच्ची। तविश का ये हाल देख शौर्य, अन्या और रेहान तीनों मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। तभी अन्या के हाँ भाई सच्ची। तविश का ये हाल देख शौर्य, अन्या और रेहान तीनों मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। तभी अन्या के सर पर दिग्विजय जी अपना हाथ रखकर प्यार से कहते हैं, बेटा आपने तो डरा ही दिया था, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अन्या दिग्विजय जी की तरफ मुड़कर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। कितने थके हुए लग रहे हैं आप। कहीं मेरी चिंता में आप अपना ख्याल रखना भूल तो नहीं गए? क्या सच में रुद्र दुनिया के सामने अन्या को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दिग्विजय जी अन्या को इस हाल में खुद की फिक्र करते देख हंसते हुए कहते हैं, वो क्या है ना बेटा, जब से आप आई हैं आपने हमारा इतना ख्याल रखा कि अब मुझे अपना ख्याल रखने की आदत नहीं रही। उनकी बात सुन अन्या मुस्कुरा देती है, तो रेहान मुंह बना कितनी बार बोला मैडम, बिना हाइफन साउंड्स बनाते हुए कहता है, तो अपना ख्याल रखने के लिए
अपने लिए दादी डार्लिंग ले आओ ना दीनू बाबा। अब मेरी अकेली भाभी कितनों को संभालेगी। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं ले आते अपने लिए बीवी? सबसे ज्यादा तो अन्या बेटा को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर तो रेहान का मुंह ही बन गया और उन दोनों की ये खट्टी मीठी नोक झोंक देख अन्या बस मुस्कुरा देती है। लेकिन उसकी नजर वहां किसको तलाश कर रही थी? वहां सब थे सिवाय रुद्र के। इनफैक्ट आकाश भी दरवाजे से खड़े होकर अन्या को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी अन्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। अन्या जो अब कमरे में रुद्र को ना पाकर मायूस हो गई थी, उसे कल रात की कुछ धुंधली बातें याद आ रही थी। जब वो बेहोश थी तब उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसके पास थे और उसे उठने के लिए बोल रहे थे, उसे वाइफी कहकर पुकार